हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीरीज को स्टार्ट करने चले हैं और आज हम लोग कवर करेंगे सबसे पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो आज डे 1 है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग एक सीरीज को पूरा कवर कर लेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने का फर्स्ट मोटिव यह है कि तुम लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो एकदम पुअर लेवल में चली गई थी और किस तरीके से डेवलपमेंट स्टेजेस अपना अपना करके हम लोग आज प्रेजेंट कंडीशन में खड़े हैं। मतलब ब्रिटिश रूल से जो हमारा कंडीशन था, जो इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन था, उसको जानना और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने मिलकर अपनाई और हम लोगों के साथ कुछ कुछ चीजें अप्लाई की, तो हम लोग आज प्रेजेंट स्टेज में पहुंच गए हैं। तो मेनली यही पर्पस है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने का, क्लियर है। तो सबसे पहले जानो कि ब्रिटिश रूल कब से हमारे इंडिया में आई। देखो, ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल, बैटल ऑफ प्लासी 1757, मतलब जब प्लासी की लड़ाई हुई तब ब्रिटिश ने सबसे पहले हमारे इंडिया में कदम रखा, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उनका मेन पर्पस क्या था, एक्चुअल में ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक, मतलब कोई भी चीज करने के पीछे एक कारण होती है। तो उनका भी एक पर्पस होगा कि इंडिया में इंटर करने का, तो उनका पर्पस ये था, देखो, इंडियन इकोनॉमी को यूज करना एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। अब क्योंकि तुम लोग भी अच्छे तरीके से जानते हो कि हम लोग सोने की चिड़िया कहे जाते थे, ठीक है। तो उनकी पूरी नजरें इंडियन इकोनॉमी पे थी। क्यों थी? वो अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत प्रोस्पेरस लेवल पे ले जाना चाहते थे और इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के रूप से यूज करना चाहते थे। फीडर इकोनॉमी क्या है? फीडर इकोनॉमी का मतलब है किसी भी इकोनॉमी को यूज करना अल्टीमेट लेवल पे। तो इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स यूज करते थे। नेक्स्ट क्या था? They exploited Indians' natural and human resources for the glory of their own country. बिल्कुल, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बोल दो, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बोल दो, ये हर एक चीज को एक्सप्लॉइट करते थे। क्यों? क्योंकि फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कंट्री, वो अपने कंट्री के अच्छा के बारे में सोचते थे। इंडिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं था, क्लियर है। देन फिर क्या हुआ? अब देखो, इंडियन इकोनॉमी, ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो सोने की चिड़िया कही जाती थी, ऐसे थोड़ी। हर एक हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट थे। तो इंडिपेंडेंट आदमी कैसे कैसे होता है, उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा होता है, तभी ना वो इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो, हमारा इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल कैसा था? प्रोस्पेरस इकोनॉमी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मतलब समृद्ध इकोनॉमी। समृद्ध इकोनॉमी का मतलब वहां के लोग जो थे वो फुल्ली इंडिपेंडेंट थे, वो सेल्फ रिलायंट थे, खुद पे भरोसा रखते थे, ठीक है। तो देखो, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट या डिपेंडेंट इकोनॉमी, इसलिए वो प्रोस्पेरस इकोनॉमी है, मतलब थी उस समय। फिर क्या? एग्रीगेरियन इकोनॉमी। हम लोग जानते थे कि हमारा, मतलब मोस्ट ऑफ द सेक्टर, मतलब अधिकतर जो एग्रीकल्चर बेस्ड काम करती थी, ठीक है। तो क्या होता था? एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन इट। बिल्कुल, ये थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा था, ठीक है ना। उसके बाद वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाँ, कुटीर उद्योग। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या? कुटीर उद्योग, मतलब छोटे छोटे उद्योग, इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ के काम से बहुत अच्छे प्रचलित थे और हम लोग उसमें काफी माहिर थे, ठीक है। देखो, handicraft product enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality and high standard of craftsmanship. इतना फाइन क्वालिटी था ना हमारे प्रोडक्ट में, मतलब बोलते थे कि एक अंगूठी से वो रस्सी, मतलब एक कपड़ा पारा जाता था। इतना मुलायम कपड़ा हम लोगों का, मतलब प्रोडक्ट होता था, इतना फाइन क्वालिटी और इतना स्टैंडर्ड क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलते थे। मतलब हाथ की बुनाई इतनी निपुणता से बनाई जाती थी। तो ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हम लोग समझ गए, बहुत अच्छे थे हम लोग, काफी सोने की चिड़िया कहे जाते थे, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे हमारा, हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट थे, ये सारे थे। बट जैसे ब्रिटिश एडवेंट कर गए,
हमारे इकोनॉमी में। फिर हमारा क्या हर्ष हुआ, देखो, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहां के रॉ मटेरियल का सप्लायर, मतलब यहां के रॉ मटेरियल को वहां ले जाते थे, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, और वहां से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके लाते थे उसे इंडियन इकोनॉमी में ही, इंडियन लोगों को ही हायर हाइक प्राइस में बेच देते थे। तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं डबल एज्ड वेपन का काम करते थे, यहां का सामान लेके और यहीं के प्रोडक्ट से अच्छा आउटपुट बना करके यहीं के लोगों को बेच रहे थे। तो क्या हुआ, इस तरीके से ये फीडर इकोनॉमी का काम करवा रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी से। फिर क्या देखो, एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन, अभी बताया। नेक्स्ट, ये रीजन क्या था, ऐसा क्यों करते थे, देखो, क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या होता है, अब देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट समझना ध्यान से, एक रूलर होता है और एक कॉलोनी होता है। कॉलोनी का मतलब हमारा जो कॉलोनी था वो इंडियन इकोनॉमी था, ठीक है, और रूलर तो ब्रिटिश था। तो इसे ही जो रूल करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जिस कॉलोनी में रूल करते थे, तो वो उसे बोल देते थे हम लोग कॉलोनियलिज्म। क्लियर है, याद रखना। देखो, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेयर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इंडियन इकोनॉमी भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। ब्रिटेन गवर्नमेंट बस वहां पे ब्रिटिश एकदम मस्त रहना उनका मेन यही मोटिव था। इंडियन इकोनॉमी को देखना उनका कोई जिम्मेदारी ही नहीं था। क्लियर है, ऑल्दो वे इंडिया में राज तो करते थे बट इंडिया के बारे में कभी सोचते नहीं थे। ठीक है, अब देखो हम लोग ये समझ गए, अब किसी भी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड अच्छा है या बुरा, ये जानने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नेशनल इनकम ऑफ दैट इकोनॉमी, और दूसरा पर कैपिटा इनकम, मतलब जितना तुम्हारा पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय, मतलब जितना तुम्हारा इनकम है डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ये होता है पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक इंडेक्स को दिखाती है किसी भी इकोनॉमी को। तो देखो हमारा इंडियन इकोनॉमी का इंडेक्स कैसा था, समझना, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, देखो एक दूसरे से सब लिंक्ड अप है। क्लियर है, ये हिस्ट्री है बट इसे लिंक अप करके पढ़ो, इसे लिंक करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या है पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। देखो कुछ कुछ पहले तो कोई ध्यान ही नहीं देता था इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उससे कोई मतलब नहीं था। तो ब्रिटिशर्स के तरफ से कोई उस तरीके से एफर्ट नहीं बनाया गया था कि इंडिया का इकोनॉमी देखा जाए किस तरीके से पर कैपिटा इनकम है, उसका नेशनल इनकम कैसा है, कोई मतलब नहीं था। बट कुछ कुछ लोगों ने, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने ऐसा ट्राई किया। उनमें से क्या क्या है, देखो रिनाउंड पर्सन, ये नाम आता है, याद रखना क्या क्या नाम है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है रिनाउंड पर्सन क्या क्या है बताओ जिन्होंने नेशनल इनकम को कंप्यूटेशन करने में सबसे पहला योगदान दिया। तो दादा भाई नावरोजी, विलियम डेगबाई, फिंडले शरास, वीके आरबी राव, आरसी देसाई आर द एक्सपर्ट्स हु अटेम्प्ट टू कैलकुलेट पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। इन्होंने ट्राई किया बट इनका जो आउटपुट था उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, बट ऑल दो इन्होंने फर्स्ट ट्राई किया तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। बट सबसे अच्छा, जो इनमें से सबसे अच्छा हुआ वो जो डॉक्टर राव सर थे, उनका जो नेशनल, उनका जो प्रिडिक्शन था, उनका जो कैलकुलेशन था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, देखो, बट डॉक्टर राव नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। उनका जो स्टडी था उससे कुछ आउटपुट देखने को मिले। क्या था वो आउटपुट, देखो, most of the study revealed that during the first half of the 20th century was less than 2% and 5% growth in the per capita income, मतलब जो हमारा नेशनल इनकम था वो 2% से भी कम हो गया था और जो पर कैपिटा इनकम था वो 0.5% के हिसाब से था, मतलब उससे भी कम था। तो सोच रहे हो किस तरीके से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का शोषण किया जा रहा था, समझना। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर इन्फ्लुएंस्ड हुआ बाय द रूल ऑफ ब्रिटिश। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो हम लोगों ने एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश रूल जब कर रही थी तब हमारा इंडियन इकोनॉमी का हाल कैसा था। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लिया। अब उससे रिलेट करके देखो पहला पॉइंट बन जाता है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पता चल रहा है ना कैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो घटते चला गया। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा क्या इफेक्ट पड़ा ये देखेंगे।
मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो एक्चुअली स्टेग्नेशन किसको बोलते हैं? स्टेग्नेशन का मतलब है जिसमें जो इंक्रीमेंट है वो रुक सी जाती है, और अगर चलती भी है बढ़ती भी है तो वो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेशन। अब स्टेग्नेशन हुआ कैसे? सबसे पहला बात करो कि हमारा पॉपुलेशन शुरू से ज्यादा था और इंडिपेंडेंस के बाद और ज्यादा ग्रोथ करने लगा, और एक मेन रीजन था कि हम लोग टोटली एग्रीगेरियन बेस्ड थे, एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी थे। मतलब हमारा 80 to 85% जो हमारा पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में काम करती थी। अब ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, मतलब उसमें लगा हुआ था हमारा पॉपुलेशन आधा, अब इससे क्या होता था, हमारा जो प्रोडक्टिविटी था वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। और फिर क्या हुआ, ये जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास उतने अच्छे तरीके से थी नहीं, फर्टिलाइजर्स हमारे पास उतने अच्छे तरह से थी नहीं, उस पे और ब्रिटिश रूल का शासन चल गया। अब वो तो अपने बारे में ही सोच रहे थे, तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉइंट थे जो स्टेग्नेशन को रिफर कर रहे थे। देखो मेन रीजन फॉर द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मेनली जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम है क्या? देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग थे, मतलब जमींदार लोगों के बारे में सब कुछ, मतलब जमींदार लोग देखते थे और जमींदार पे रूल चलाते थे ब्रिटिश। ठीक है, तो जमींदार लोग क्या करते थे, जो फार्मर्स लोगों से वो लगान लेते थे। लगान मूवी देखे ना, लगान लेते थे, उनका कोई मतलब नहीं था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं था। लगान एक समय पे उनको देना था, फार्मर्स को देना था, और वो लोग देना पड़ता था उन लोगों को, चाहे जैसा भी इकोनॉमिक कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है, और उस जमींदार के ऊपर भी एक प्रेशर था गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का, कि अगर वो लगान पर्टिकुलर समय पे नहीं जमा करते उनको, तो उनका जो साम्राज्य था वो उनसे छीन लिया जा रहा था। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था और वो लोग भी प्रेशर फार्मर्स पे दे रहे थे। तो इस तरीके से ये जमींदार सिस्टम, जो जमींदार सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, ये कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे इफेक्ट एडवर्सली दे रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो रहा था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी थी नहीं, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का भी हमारे पास अच्छा तरीके से बंदोबस्त नहीं था। नेक्स्ट लेक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी, हमारा जो इरिगेशनल मतलब जो सिंचाई करने के जो साधन थे वो अच्छा नहीं था। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश क्योंकि अपने फायदे के लिए सोच रहे थे, तो यहां पे ये उन्होंने एक बुद्धि लगाया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइज करना कैसे जाए। देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। मतलब इतना प्रोडक्शन करो कि उसको मार्केट में सेल करो। ठीक है, अपने कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के बारे में मत सोचो, मतलब खुद मर जाओ लेकिन मार्केट में सामान लेकर के आओ। ठीक है, तो ये बुद्धि अपना रहा था। और मेनली क्या हो रहा था, मेनली जो कमर्शियल क्रॉप के बारे में ध्यान दिया जा रहा था। कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ये सब चीज क्या होता था, जूट, ये सब बात करते थे। ये सब चीज का प्रोडक्शन के लिए ज्यादा वो लोग जोर देते थे, मतलब ब्रिटिशर्स जोर देते थे। उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि धान उगाओ, गेहूं उगाओ, ये सब से कोई मतलब नहीं था। वो करते थे क्योंकि उनका मार्केट बढ़ाना था ना, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना था ब्रिटिश, उसके बाद वहां से फिर प्रोडक्ट लेकर के आना था, फिर यहाँ पे बेचना था। तो इसलिए वो लोग मेनली शिफ्ट कर रहे थे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझ रहे हो? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो रूल तो ब्रिटिशर्स का था, अब वो लोग गवर्नमेंट वो थे, अगर वो लोग इन्वेस्ट करते एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय से स्टैग्नेंट होता नहीं, हम लोग आगे बढ़ते जाते। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ, ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपना ही भलाई देखना था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कुछ कुछ ध्यान देते थे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पैसा लगाते थे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल जाते थे। इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो काफी एडवर्सली इफेक्ट दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लियर है? इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा है। आज सिर्फ ये दो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेमोग्राफिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।